Good morning, students. Good morning, everyone. Good morning. Let's start the class. So, in last class, we were discussing electron affinity and we finished two exceptions, right? So, we'll start with the third one. Third exception, I think, correct? Because in last class, I think two exceptions we have finished. The first exception was what? Anyone? What was the first exception? Atharv, explain the first and second exceptions in the electron affinity. चलिए छोड़िए, नहीं याद आ रहा आपको? फर्स्ट इन पीरियड एंड सेकंड इन ग्रुप। हाँ तो वो तो मुझे पता है, पीरियड एंड ग्रुप में क्या था वो पूछ रहा हूँ मैं। पीरियड में हमने पढ़ा था स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस के लिए, लाइक बेरिलियम के लिए, नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स के लिए, एंड देन लास्ट इनर्ट गैसेस के लिए। सेकंड हमने ग्रुप में देखा था जो कि नाइट्रोजन फैमिली के लिए हमने पढ़ा था। थर्ड एक्सेप्शन हम करते हैं आगे। थर्ड एक्सेप्शन में लिखिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी of second period p block elements is less than the electron gain enthalpy of third period p block elements. Third period p block elements. So third exception, electron gain enthalpy of second period p block element is less than the electron gain enthalpy of third period p block elements. अब उन एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास पी ब्लॉक के जो आ जाएंगे वो आ जाएगा बोरॉन, देन उसके नीचे अगर हम दिखा दे तो ये आ गया एल्यूमिनियम, देन इधर कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, देन ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। सो वैल्यूज के साथ अगर हम देखें, जैसे हमने कल एक टेबल मैंने आपको शेयर की थी, टेबल देखी सबने? शेयर की थी मतलब जब मैंने क्लास में शेयर किया था वो बोल रहा हूँ, वैसे मैंने ग्रुप पे नहीं डाला है क्योंकि चैट में उसने डाल दिया था इसलिए मैंने ग्रुप पे नहीं डाला। सो बोरॉन -27, एल्यूमिनियम -43, दिस इज -27 एंड एल्यूमिनियम -43। फिर उसके बाद है कार्बन -122, सिलिकॉन -134, नाइट्रोजन आपको पता है +31 था, एंड फॉस्फोरस कितना था? -72। फिर ऑक्सीजन -141, सल्फर -200 एंड फ्लोरीन -328, क्लोरीन -349। सो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी था इन किलोजूल पर मोल। सो इससे अगर हम देखें तो हमको ये पता चल रहा है, अब नॉर्मल ट्रेंड क्या होता है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है, बट यहाँ पे डाउन द ग्रुप देखने को मतलब हमको नहीं मिल रहा है। डाउन द ग्रुप यहाँ पे हम देखें तो नॉर्मली ये यहाँ तक में इंक्रीज ही कर रहा है। तो सेकेंड पीरियड के लिए ये हम लिखेंगे, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हो गए सेकेंड पीरियड, एंड ये आ गया हमारा थर्ड पीरियड। सेकेंड पीरियड थर्ड पीरियड के लिए अगर हम देखें तो थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट होंगे उनके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट से ज्यादा होगी। तो थर्ड पीरियड के जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है उसकी बात हो रही है, एस ब्लॉक यहाँ पे कंसीडर नहीं किया, वहां नॉर्मल ट्रेंड लग रहा है। पी ब्लॉक में भी केवल फ्लोरीन क्लोरीन, तब आगे इनर्ट गैसेस में नहीं लगाना है। इनर्ट गैसेस में देखे तो उनकी तो पॉजिटिव आती है, तो उनका कंपैरिजन ही नहीं करना है।
इनर्ट गैसेस में। तो बोरॉन से एल्यूमिनियम से लेके फ्लोरीन तक का दिखाया गया है 349। अब जैसे हैलोजेंस में हम देखें, फ्लोरीन के बाद ये क्लोरीन आ गया 349, इसके बाद ब्रोमीन देन आयोडीन, सो वो अगेन डिक्रीज करने लगेगा। तो ग्रुप में अगर हम मूव करते हैं तो क्या करेगा, वो डिक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बट फ्लोरीन टू क्लोरीन यहाँ पे आपको एक्सेप्शन देखने को, सेम सिमिलर ऑक्सीजन टू सल्फर आपको ये इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है डाउन द ग्रुप, जबकि डाउन द ग्रुप ऑक्सीजन से अगर मैं सल्फर जाऊं तो डाउन द ग्रुप में क्या होता है, डिक्रीज होनी चाहिए। तो यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, उसके बाद सल्फर के बाद फिर ये इंक्रीज डिक्रीज होने लगेगी। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। नोटेड, ओके ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ, ठीक है नोटेड, तो आगे लिखिए द इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ऑफ the electron gain enthalpy of second period p block elements second period p block element is less than the third period p block elements is less than the third period p block elements is less than the third period p block elements because या ड्यू टू लिख लो, ड्यू टू, बिकॉज कट कर दो, ड्यू टू is less than third period p block element due to small size of the due to small size of the due to small size of the second period element due to small size of the second period element by which by which by which they have high electron density by which they have high electron density by which they have high electron density and that's why a strong interelectronic repulsion and that's why a strong interelectronic repulsion force that's why strong interelectronic repulsion force works between the valence electron works between the valence electron and extra added electron hence 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 less amount of energy hence less amount of energy सर हाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बाद बताइए ना। अच्छा ठीक है, मैंने बोला so strong inter electronic repulsion force works between the valence electron and extra added electron works between the valence electron and extra added electron
burst between the valence electron and extra added electron. Hence, 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 less amount of energy is released. Hence, less amount of energy is released. तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो हमारे थर्ड पीरियड वाले जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है उनसे कम होगी, जबकि नॉर्मल ट्रेंड क्या होता है कि डाउन द ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो डिक्रीज करनी चाहिए, बट इनके लिए आपको इंक्रीज होती हुई दिख रही है। सो उसका रीजन क्या है? सेकेंड पीरियड के एलिमेंट का स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज डेंसिटी। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का हाई चार्ज डेंसिटी, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करने में वहां पे रिपल्शन फोर्स ज्यादा वर्क करता है, सो उस केस में उतनी ज्यादा एनर्जी वो रिलीज नहीं कर पा रहे। थर्ड पीरियड के केस में ये इजिली इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर लेगा बिकॉज साइज इनका क्या है? बड़ा है। ठीक है, सो ये एक्सेप्शन आपको देखने को मिलता है। सो अगर यहीं पे हम ऑर्डर लिखें, इसे में आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। बोरॉन एल्यूमिनियम का है, तो मैं नाइट्रोजन का ही लिख रहा हूँ, नाइट्रोजन थे फास्फोरस का, फिर यहाँ कार्बन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन। और मैं ऐसे अगर रिप्रेजेंट की कहाँ से कहाँ एनर्जी का वेरिएशन है, तो एनर्जी का वेरिएशन कैसे होगा? नाइट्रोजन टू फास्फोरस, देन कार्बन, देन सिलिकॉन, देन ऑक्सीजन, देन सल्फर, देन फ्लोरीन, देन क्लोरीन। सो ये इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का ऑर्डर आपको देखने को मिल रहा है। वैल्यूज के साथ अगर आप नोटिस करो तो आप देखो ये ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे बोरॉन एल्यूमिनियम वाला मैंने नहीं दिखाया, वो नाइट्रोजन से भी बड़े हो जाएंगे और फास्फोरस से क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। सो आगे आप ये भी नोट कर सकते हैं, मतलब हम ऐसा दिखा रहे हैं, नाइट्रोजन, देन फास्फोरस, देन कार्बन, देन सिलिकॉन, देन ऑक्सीजन, देन सल्फर, देन फ्लोरीन, देन क्लोरीन। तो सेकेंड पीरियड में पी ब्लॉक में एलिमेंट्स में ऐसा आपको ऑर्डर देखने को मिलेगा, तो ये भी साथ में वहीं पे नोट कर लीजिए। तो ये भी नोट कर लीजिए सब लोग, नाइट्रोजन टू फास्फोरस, देन कार्बन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, और साथ में ये ऑर्डर भी जो साथ में इधर लिखा हुआ है। नोटेड? चलिए आगे। नेक्स्ट फोर्थ भी लिख लीजिए, फोर्थ पॉइंट लिखिए, जो भी एक्सेप्शन में फोर्थ पॉइंट लिखिए। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर 12th ग्रुप एलिमेंट्स the electron affinity for 12th group elements ब्रैकेट में जिंक, कैडमियम एंड Hg। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर 12th ग्रुप एलिमेंट्स ब्रैकेट में जिंक, कैडमियम एंड Hg। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर 12th ग्रुप एलिमेंट्स ब्रैकेट में जिंक, कैडमियम एंड Hg इज वेरी लेस, it's very less due to, is very less due to completely filled subshells, due to completely filled subshells, due to completely filled subshells।
सो सेम रीजन जो हमने आयनाइजेशन एनर्जी में पढ़ा था, यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड होते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी ज्यादा एनर्जी लगेगी और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी यहाँ पे ज्यादा आती थी एंड इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बहुत कम है। तो आगे आप ये भी नोट कर लीजिए, 12th ग्रुप एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी वो बहुत कम होगी, बहुत कम होती है, वेरी लेस। तो 3d10 4s2, 4d10 5s2, 5d10 6s2। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज वेरी लेस। वापस से रिपीट करूं, मैंने ये लिखवाया द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर 12th ग्रुप एलिमेंट जिंक कैडमियम एंड जी इज वेरी लेस ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड सबशेल्स, ड्यू टू कंप्लीटली फिल्ड सबशेल्स। उसके आगे नोट कर लीजिए जिंक कैडमियम एच जी, दैट्स व्हाई their electron gain enthalpy, that's why their electron gain enthalpy is found to be positive। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, बहुत लेस टेंडेंसी। जैसे आपको एल्केलाइन अर्थ मेटल्स का याद है, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के लिए हमने लिखा था अप्रोक्सीमेटली 0, वैसे इस केसेस में भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम है और साथ में इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की वैल्यू है वो क्या देखने को मिलेगी हमको, पॉजिटिव। तो ये भी पॉजिटिव वाले ट्रेंड में आएंगे। पॉजिटिव वैल्यूज याद है ना किसके किसके लिए मिलती इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एक तो इनर्ट गैस, दूसरा एल्केलाइन अर्थ मेटल, तीसरा केवल नाइट्रोजन था एंड चौथा ये जिंक कैडमियम एच जी। इनके केसेस में भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको पॉजिटिव मिलेगी। रीजन क्या है, वही सेम जो हमने रीजन पढ़ा था इनर्ट गैसेस के लिए, जो रीजन हमने पढ़ा था एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के लिए, है ना, वहां पे फील्ड सबशेल्स हुआ करती थी, कंप्लीटली फील्ड। वैसे यहाँ पे भी कंप्लीटली फील्ड सबशेल है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगी। सो आई डोंट थिंक इसमें किसी को डाउट होना चाहिए। किसी को कोई डाउट है फोर्थ पॉइंट में, फोर्थ पॉइंट में किसी को डाउट है? ओके, नो डाउट, ठीक है। सो क्लियर है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इनकी भी क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। चलिए आगे चलते हैं फिर। ये हो गया एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस हमारे खत्म हो गए। अब इसमें कुछ खास एप्लीकेशन नहीं है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नेचर का एप्लीकेशन है, बट उसमें भी क्या है आपको एक्सेप्शंस देखने को मिलते ही है। तो वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर एक्चुअली एक फैक्टर पे नहीं कई फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो वो अलग से ही मैं बता दूंगा आगे नोट डाल के। ये आपका खत्म हो गया क्या, एक्सेप्शंस क्लियर है? नाउ नोट डालिए। नोट डालिए सब लोग। और उसमें लिखिए आगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ न्यूट्रल एटम नोट में लिखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ न्यूट्रल एटम is equal to ionization potential of its anion। electron affinity of neutral atom is equal to electron affinity of neutral atom is equal to ionization potential of its anion। लिख लिया यहां तक, is equal to ionization potential of its anion, noted।
अब नीचे ब्रैकेट में, उसी के नीचे ब्रैकेट करके लिख लीजिए, एनर्जी इवॉल्व इन, ब्रैकेट में लिखिए एनर्जी इवॉल्व्ड इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एनर्जी इवॉल्व्ड इन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी to convert neutral atom, energy evolved in electron affinity या electron gain enthalpy to convert neutral atom to anion, to convert neutral atom to anion is equal to, equal का साइन is equal to energy absorbed to remove electron from anion, to remove electron from anion. देखिए उसके आगे, सो ये ब्रैकेट वाला पॉइंट है, यहां मैंने एक लाइन लिखवाई थी, उसके आगे मैंने लिखा है इज इक्वल टू एनर्जी अब्सॉर्ब टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आयन। तो जो लाइन लिखा है उसको पढ़िए और उसका एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। तो सबने पढ़ लिया जो लाइन लिखवाई। अब देखिए इसको क्या लिखा हुआ, ये X एक न्यूट्रल एटम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, तो ये कन्वर्ट क्या हो जाएगा X माइनस। अब X में एक इलेक्ट्रॉन के एडिशन से X माइनस बना, साथ में प्लस एनर्जी लिखा है, मतलब इधर प्रोडक्ट साइड में कुछ एनर्जी बनेगी, तो ये एनर्जी रिलीज हो रही है। तो जो पहली प्रोसेस है, पहली जो लाइन है उसका डायरेक्शन देखो इधर दिखाया गया है, ये हमने रिएक्टेंट लिया है X प्लस E और इधर X माइनस बन रहा है, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसी रिएक्शन को मैं उल्टा कर दूं, सो वो X माइनस के लिए आयनाइजेशन एनर्जी बन जाएगा। X माइनस क्या हो जाएगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनायन। सो X माइनस से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, सो X माइनस से एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं निकालूंगा तो वो वापस से X में कन्वर्ट हो जाएगा। रिएक्शन की अब जो डायरेक्शन है वो मैंने रिवर्स कर दी है, ध्यान से समझ लीजिए इसको, इस पे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। सो X माइनस है, अब X माइनस से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, सो डायरेक्शन मैंने उल्टा कर दिया इस बार, तो ये वापस से X बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। सो इस प्रोसेस में जितनी एनर्जी पहले केस में रिलीज हुई होगी उतनी ही एब्जॉर्ब हो जाएगी आयनाइजेशन एनर्जी में। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी दैट विल बी इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी, ये पॉइंट लिखा है हमने। सो पहले X में एक इलेक्ट्रॉन का हमने एडिशन किया तो X माइनस बना, और वापस से X माइनस से X बना रहे हैं, सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आयनाइजेशन एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। एक्सप्लेन अगेन प्लीज। कुशल तूने पढ़ा क्या लिखवाया मैंने बोला पढ़ने के लिए, पढ़ा कि नहीं पढ़ा ये बता पहले। जो लाइन मैंने लिखवाई मैंने बोला उसको पढ़िए पहले 2 मिनट, उसको समझिए क्या लिखा है, फिर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखा रहा हूँ। सो एग्जाम्पल क्या लिखा है, सिंपल सी चीज है, X है एक न्यूट्रल एटम, उसमें एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन किया तो X माइनस बना, तो यहाँ पे कुछ एनर्जी ऐसे रिलीज हो रही है, उसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब वापस से X माइनस से मैं X बना रहा हूँ, रिएक्शन की डायरेक्शन देखो ना उल्टी कर दी है मैंने, नीचे भी एक लाइन बनाई है, तो X माइनस से वापस से X बना रहा हूँ, तो इस केस में एनर्जी अब्सॉर्ब होगी क्योंकि मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकालना है। सो जो एनर्जी अब्सॉर्ब होगी वो एनर्जी पहले वाले के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के एडिशन में रिलीज हुई थी वापस से इलेक्ट्रॉन के लिए उतनी एनर्जी हमको लगानी पड़ेगी। तो सिंपल सा है, तो ये X प्लस E माइनस बनाए। अगर मैं सेम ऐसे ही सेकंड लिख दूं, अगर मैं ये इस बार इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, X से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये बन गया X प्लस एक इलेक्ट्रॉन।
तो पहले केस में यहाँ पे ध्यान से समझिए, अब सेकंड एग्जांपल मैं साथ साथ में समझा रहा हूँ। तो x से x प्लस बनाने में एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी, कुछ एनर्जी देंगे x को, तब ये x प्लस में कन्वर्ट होगा। x से x प्लस में बन गया। अब क्या कर रहा हूं मैं, अब वापस से इस x प्लस को मैं इस रिएक्शन को उल्टा कर दे रहा हूं। उल्टा करने का मतलब जो x प्लस बना, अब उसमें से मुझे एक इलेक्ट्रॉन फिर से ऐड करना है। ऐड करके अब मैं x बनाना चाहता हूं। तो अब x प्लस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए मुझे एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है। सो ये दूसरे केस में हम यहां से यहां जा रहे हैं, एंड पहले केस में हम ऐसे गए थे। सो x से x प्लस बनाया था, दूसरे केस में हम x प्लस से x बना रहे हैं। तो x प्लस से x कैसे बनेगा, x प्लस में एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन करके x बन जाएगा। सो जो प्रोसेस पहली हुई है वही उस चीज को रिपीट कर रहे हैं। तो दोनों केसेस में जो एनर्जी होगी, एक एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और दूसरी एनर्जी रिलीज होगी, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप सब लोग याद रखिएगा। ठीक है, नोटेड, नोट कर लीजिए। चलिए, नोट कर लिया तो अच्छी बात है। चलिए अब आगे क्वेश्चंस करते हैं। यहां तक सबने नोट कर लिया, अब आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन करना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, द इलेक्ट्रॉन गेन enthalpy, the electron gain enthalpy of chlorine is 3.7, is 3.7 electron volt, is 3.7 electron volt. How much energy is 3.7 electron volt? How much energy in kilocalorie, in kilocalorie is released, is released when 2 gram of chlorine, when 2 gram of chlorine, when 2 gram of chlorine is completely converted to, is completely converted to, converted to Cl minus ion, Cl minus ion in gaseous state. Cl minus ion, ठीक है, गैसेस स्टेट ले रहे हैं वो। वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रिलेशन भी आपको पता है, यहां ब्रैकेट में मैं लिख रहे हैं 3.06 किलो कैलोरी पर मोल। ये कन्वर्जन हमने पढ़ा था आयनाइजेशन एनर्जी में भी, सो उसी का यूज कर, अगर यूज करना हुआ तो आप कर सकते हैं। आंसर बताइए इसका जल्दी से। द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Cl is 3.7 electron volt. How much energy in kilocalorie is released when 2 gram of chlorine is completely converted to Cl minus ion in gaseous state? आंसर बताइए जल्दी से। कितना आ रहा है?
क्या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या पूछ रहा है सर? ब्रैकेट में लिखा है मैंने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 23.06 किलो कैलोरी पर मोल। फोर 4.8 किलो कैलोरी आंसर आ रहा है। तो वेदिका, नाबांगी, महक सबका आंसर आया है 4.8 किलो कैलोरी। ठीक है, सो करेक्ट आंसर ये 4.8 किलो कैलोरी आ गया सबका। 4.8 किलो कैलोरी, ठीक है। सो सिंपल है, Cl में एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन करके हमको Cl माइनस बनाना है, और साथ में Cl माइनस से जो प्रोसेस हो रही है इसमें जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है डेल्टा एच ईजी, जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है, वो क्वेश्चन में आपको दिया गया है कितना, 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद बोला एनर्जी रिलीज फॉर कन्वर्जन ऑफ 2 ग्राम गैसियस क्लोरीन। सो ये जो 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ये पर एटम आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, है ना। अगर हम इसको कन्वर्ट कर लें यहीं पे किलो कैलोरी पर मोल में, तो 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हो जाएगा 3.7 इंटू 23.06, मल्टीप्लाई कर दिया तो यहीं पे बन जाएगा किलो कैलोरी पर मोल। अभी नीचे जो कन्वर्जन लिखवाया था उसी कन्वर्जन का यूज किया है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम से इतना का मल्टीप्लाई करके किलो कैलोरी पर मोल से निकाल लिया। पर मोल करने का फायदा क्या है? पर मोल करने का फायदा ये है कि हम नंबर ऑफ मोल्स से सीधा निकाल सकते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl अगर हम निकालें तो हमारे पास दिया है गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। गिवन मास उसका कितना है, 2 ग्राम। एटॉमिक मास क्वेश्चन में दिया गया है कितना, एटॉमिक मास तो सॉरी पता ही है, गिवन मास आपको 2 दिया गया 35.5। सो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। तो एक मोल के लिए आपको जो एनर्जी लग रही है वो कितनी लग रही है, 3.7 इंटू 23.06 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी। सो 2/35.5 मोल के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, तो 2/35.5 मोल के लिए हम क्या करेंगे, 2/35.5 का मल्टीप्लाई कर देंगे इस 3.7 इंटू 23.06 में। सो ये वैल्यू सॉल्व करके हमारा सीधा आंसर आ जाएगा कितना, 4.8 किलो कैलोरी। ये आंसर आ गया। जिसका नहीं आया था जल्दी से नोट करिए, देख लीजिए या बाद में नोट कर लीजिएगा, अभी देख लीजिए, आप समझ लीजिए, अब खुद कर लीजिएगा आगे। ठीक है, तो 4.8 किलो कैलोरी आंसर आ जाएगा। क्लियर। सो 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने ये 3.7 इंटू 23.06 किया, ये हमारा किलो कैलोरी पर मोल में कन्वर्जन कर लिया हमने, क्योंकि क्वेश्चन में 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम दे रखा था। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स निकाले, फिर 1 मोल में इतने किलो कैलोरी एनर्जी लग रही है, तो 2/35.5 मोल में कितने किलो कैलोरी एनर्जी लगेगी वो सीधा कैलकुलेट कर लिया 4.8। हाँ हर्ष जल्दी नोट कर, जल्दी। नोटेड। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन सेकेंड, सेकेंड क्वेश्चन लिखिए, द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम Li is 5.4, is 5.4 electron volt. First ionization energy of lithium is 5.4 electron volt, and electron gain enthalpy, and first electron gain enthalpy, first की बात हो रही है, तो electron gain enthalpy of Cl is, first electron gain enthalpy of Cl is 3.6 electron volt. Calculate delta H,
कैलकुलेट डेल्टा एच इन किलो कैलोरी पर मोल। फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन आपके पास है LiG ClG और उसके बाद ये Li से Li प्लस बन जाएगा टू बी एक्वस स्टेट में जाके, एंड दूसरा बन जाएगा Cl माइनस। अब ये जो रिजल्टिंग आयन से एक दूसरे में कंबाइन नहीं हो रहे हैं, ठीक है, ये नॉर्मल जो मैंने रिएक्शन दिखाई है बस इसको कंसीडर कर लें। बताइए आंसर क्या आएगा। कैलकुलेट डेल्टा एच इन किलो कैलोरी पर मोल फॉर द रिएक्शन, क्वेश्चन में बोला है। अभी तक लास्ट स्लाइड में ही हर्ष, नोट करिए, जल्दी नोट करिए। बाकी लोग आंसर बताइए इस क्वेश्चन का। इतना टाइम? रितिका, श्रेयस, अबांगी, आंसर बताइए क्या आ रहा है। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। 173.7। अनिशा, अच्छा आप पूछ रहे हो। प्रतीक 172। सो ओवरऑल जो रिएक्शन है, ठीक है, अथर 172 आ रहा है किलो कैलोरी में ना, जो क्वेश्चन ने पूछा वही निकाला है ना, किलो कैलोरी पर मोल। ओके ठीक है, चलिए अब मैं कर रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखिए इधर। एकदम सिंपल सी चीज है, LiG से हमको कन्वर्ट करना है Li प्लस में। सो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये निकाल रहा है। अब इस केस में आएगी आयनाइजेशन एनर्जी। कंसेप्ट ध्यान से सुनिए, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। आयनाइजेशन एनर्जी तो बोल रहा है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम इज 5.4। क्वेश्चन में खुद में बोल रखा है कि ये वैल्यू जो है वो 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ये चीज हमको यहाँ पे बस ध्यान रखनी है, एब्जॉर्ब होती है। दूसरा Cl, अब Cl जो G है वो बोल रहा है उसके लिए फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Cl इज दिस। तो Cl इलेक्ट्रॉन गेन रहा है और उससे वो कन्वर्ट हो रहा है Cl माइनस में, और यही ओवरऑल रिएक्शन है। Li से Li प्लस बन रहा है एंड Cl से Cl माइनस बन रहा है। तो जब आप Cl से Cl माइनस बनाओगे तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगी वो वैल्यू आपको दी गई है कितनी, 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन ये सबको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी ये रिलीज होगी, ये एनर्जी रिलीज होगी। तो ये रिलीज एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पहला जो है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है एब्जॉर्ब एनर्जी को। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आना चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहा है, रिलीज हो रही है। तो पूछ रहा है कैलकुलेट डेल्टा एच, का मतलब है कि ओवरऑल एनर्जी चेंज। अच्छा आप डेल्टा एच से कंफ्यूज हुए क्या कि डेल्टा एच क्या पूछ रहा है? डेल्टा एच जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि ओवरऑल एनर्जी चेंज क्या है। डेल्टा तो वैसे ही आपको पता है, डेल्टा कहीं लिखा हो तो हम चेंज बोलते हैं, और एच जो लिखा है वो इंथैल्पी। तो चेंज इन इंथैल्पी कितनी होगी इस रिएक्शन में, फॉर द रिएक्शन पूछा है। तो चेंज इन इंथैल्पी फॉर रिएक्शन का मतलब है कि उस पूरी रिएक्शन में एनर्जी चेंज कितना आएगा, पूरी रिएक्शन में एनर्जी चेंज कितना आएगा। तो ये पॉइंट ऐसे ही नोट कर लीजिएगा, या यहीं पे आप साइड में लिख लीजिए। डेल्टा एच का मतलब चेंज, एच तो रिप्रेजेंट करता है इंथैल्पी को, इंथैल्पी का मतलब वही हो गया चेंज इन एनर्जी। तो चेंज इन इंथैल्पी या चेंज इन एनर्जी फॉर द रिएक्शन आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि इस पूरी रिएक्शन में ओवरऑल एनर्जी चेंज कितना आएगा। ठीक है, क्या हो गया?
सो देखिए यहां तक समझ में आया, Li से Li प्लस बना रहा है, Cl से Cl माइनस बना रहा है। देन दोनों की आयनाइजेशन एनर्जी, एक एब्जॉर्ब एक रिलीज। तो आगे मैं क्या लिखूंगा नेक्स्ट स्लाइड में, सो ओवरऑल एनर्जी चेंज, सो ओवरऑल एनर्जी चेंज कितना हो जाएगा, जो टोटल एनर्जी चेंज होगा अगर मैं डेल्टा एच लिख दूं, सो हमारे पास जो आ रहा है एब्जॉर्ब एनर्जी कितनी है, एब्जॉर्ब एनर्जी है 5.4, रिलीज्ड है 3.6, 5.4 एंड 3.6, तो 5.4 माइनस 3.6, 5.4 एब्जॉर्ब वाली है, 3.6 रिलीज वाली है, तो दोनों में से अगर मैं माइनस कर दूं तो कितना बच जाएगा, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओवरऑल एनर्जी ये एब्जॉर्ब होगी रिएक्शन में, क्योंकि एब्जॉर्ब वाली एनर्जी ज्यादा है, रिलीज वाली कम है। अब ये वैल्यू का अगर किलो कैलोरी में निकालना है तो 23.06 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा किलो कैलोरी पर मोल में। तो यहां से फाइनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 41.5 किलो कैलोरी पर मोल, सिंपल। सो ये आपका आंसर हो गया, 5.4 माइनस 3.6, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.8 इंटू दिस ये। सो हमने क्या किया, बस दोनों एनर्जी को माइनस कर दिया। सो एक बार ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था, एक आयनाइजेशन एनर्जी थी एब्जॉर्ब हो रही है, एक रिलीज हो रही थी, तो ओवरऑल रिएक्शन में चेंज कितना आएगा, तो ओवरऑल चेंज मैंने निकाल लिया एब्जॉर्ब माइनस रिलीज करके, एब्जॉर्ब माइनस रिलीज कर दिया, तो जो टोटल एनर्जी रिएक्शन में आई वो एब्जॉर्ब आ गई, वो कितनी आ रही है, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब एनर्जी होगी, टोटल रिएक्शन में एनर्जी चेंज, और उसी को हमने किलो कैलोरी पर मोल से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, क्लियर ये, चलिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following has highest electron gain enthalpy? क्वेश्चन है which of the following has highest electron gain enthalpy? Which of the following has highest electron gain enthalpy? Which of the following has highest electron gain enthalpy? बताइए आंसर जल्दी से। क्या आएगा आंसर? सी, तो सी आंसर आ रहा है मैक्सिमम लोगों का। सो ए जो है हमारा, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3s2 3p3 फॉस्फोरस को, बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नियॉन क्या, 3s2 3p4 सिलिकॉन, सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लोरीन, एंड डी 3s2 3p6 आर्गन। डी किसका आंसर आ रहा है, अनीशा, श्रेयस। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा सी, क्लोरीन, करेक्ट। ऑर्डर भी हम देखें तो हमारे पास क्या मिलेगा, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, यही है ना। सब थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, वो तो दिख ही रहा है। कल ये ऑर्डर हमने लिखा था, लेकिन ए आर जो होगा वो क्या हो जाएगा, सबसे पीछे आ जाएगा। अगर इन्हीं चारों की बात कर रहे हैं तो इन चारों में ए आर ऑर्गन सबसे पीछे आ जाएगा।
वैसे भी आपको पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ी होती है। ये पॉइंट लिखवाया है नहीं लिखवाया है? क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ी होती है, जो हमने टेबल देखा था उसमें। ठीक है, आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने लिखवाया तो ठीक है। जहां पे जो आपने आज नोट में लिखा था ना, नोट्स एक्सेप्शन खत्म करके, ध्यान से सुनिए, नोट्स में एक्सेप्शन खत्म करके हमने नोट डाला था, उसमें कुछ पॉइंट्स लिखे थे, उसे में एक पॉइंट और लिख लीजिए। क्लोरीन हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल। नोट जहां आज लिखवाया था वहीं पे एक पॉइंट और छोटा सा ऐड कर लीजिए, क्लोरीन हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल। हाँ ठीक है, अंडरस्टूड तो अच्छी बात है, अंडरस्टूड है तो ये पॉइंट लिख लीजिए, बस मैं ये बोल रहा हूँ, क्लोरीन हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार अरेंज करना है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्वेश्चन लिख सकते हैं, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। Arrange the following in decreasing order of electron gain enthalpy. Arrange the following in decreasing order of electron gain enthalpy. Decreasing order of electron gain enthalpy. पहले का क्या आया, ADCB। अर्श का ADCB, और किसी का आंसर फर्स्ट का? श्रेयस का आंसर आया है CBDA। अथर्व, अनीशा फर्स्ट CBDA। CBDA क्या है ये, इंक्रीजिंग ऑर्डर है डिक्रीजिंग ऑर्डर? जो तुमने निकाला है CBDA, इंक्रीजिंग ऑर्डर निकाला है ना? हाँ ठीक है, साइन देख लिया मैंने। चलो बताओ पहला कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है? 3s2 3p4, दिस इज सल्फर। 2s2 2p3 नाइट्रोजन, 2s2 2p4 ऑक्सीजन, 2s2 2p5, ये क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। करेक्ट।
तो फ्लोरीन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये ऑर्डर आया है। तो पहला वाला पहले मैं बताता हूं। फर्स्ट वन में जो ऑर्डर आएगा आपका, अगर मैं ऐसे नॉर्मली लिख लूं तो नाइट्रोजन, देन इधर ऑक्सीजन, देन इधर फ्लोरीन, देन इधर सल्फर। ठीक है, तो ऑक्सीजन, सल्फर, इन दोनों में किसकी, ऑक्सीजन की बड़ी होती है, ये पता है, और इन दोनों से बड़ा होगा फ्लोरीन एंड देन ये नाइट्रोजन। तो आंसर जो आएगा दैट विल बी फ्लोरीन। उसके बाद ऑक्सीजन सल्फर में ऑक्सीजन बड़ा है, देन सल्फर बड़ा है, देन नाइट्रोजन। ये ऑर्डर आ जाएगा। क्या उल्टा लिख दिया ना ऑक्सीजन सल्फर का? यस, डाउन द ग्रुप यहाँ पे एक्सेप्शन का केस आएगा, तो सल्फर बड़ा है, तो सल्फर हमारा पहले आ जाएगा एंड ऑक्सीजन उसके बाद में आ जाएगा, देन ऑक्सीजन। ये ऑर्डर आ जाएगा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड फ्लोरीन। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन एबीसीडी की अगर हम बात कर रहे हैं, सो नाइट्रोजन जो हमारे पास है सी है, तो सी, देन ऑक्सीजन बी, देन सल्फर ए, एंड देन फ्लोरीन डी। सो आंसर विल बी सी बी ए डी। अब इसको मैच कर लीजिए सब लोग, इसको सब लोग मैच कर लीजिए। किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट है तो पूछेगा। सी बी ए डी, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछिए। अथर्व का रॉन्ग था, बाकी लोगों का देखता हूं मैं। सी बी डी ए, सी बी डी ए, वंशिता, इंदिरा, नाभांगी, सी बी डी ए, सी बी डी ए, सी बी डी ए। अच्छा, डी ए में सबने गलती की है। सी बी डी ए, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में या आगे चलें? दूसरा, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, खैर सेकंड तो इजी है। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ तो नाइट्रोजन सबसे कम हो जाएगा, हमको पता है पॉजिटिव आ जाता है, बाकी सबको अरेंज कर दीजिए बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन। दिस विल बी सिंपल। इसका थर्ड, जो भी उसमें क्वेश्चन नंबर है आगे क्वेश्चन लिखते जाइए। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ F माइनस, F माइनस के लिए आयनाइजेशन एनर्जी है 320 किलो जूल पर मोल। 320 किलो जूल पर मोल। द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन क्या होगी? जिससे पूछूंगा वही बताएगा, कोई आंसर नहीं लिखेगा। नाबांगी, आंसर क्या आएगा इसका? जो क्वेश्चन अभी लिखा है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ F माइनस इज 320 किलो जूल पर मोल, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ F क्या होगी? चार ऑप्शन दिए हैं, आंसर क्या आएगा? महक, आंसर क्या आएगा इसका?
ए। तो आंसर आ जाएगा इसका ए। सीधा सीधा जो लास्ट पॉइंट नोट में लिखवाया है उसके अकॉर्डिंग F माइनस के लिए आयनाइजेशन एनर्जी 320 है। सो F माइनस से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ये वापस से बन जाएगा F माइनस से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो बन जाएगा F और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। इस केस में आयनाइजेशन एनर्जी आपको दे रखा है 320 किलो जूल पर मोल। आपको बोल रहा है F के लिए, क्वेश्चन ने पूछा है F के लिए क्या होगा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। तो अपोजिट कर देना रिएक्शन को वापस से। F के लिए इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी निकालनी है, मतलब ये जो डायरेक्शन होगी रिएक्शन की वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। सो F में एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन कर देंगे, F माइनस बन जाएगा। तो इस केस में जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आनी चाहिए वो उतनी एनर्जी आनी चाहिए, जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी उतनी एनर्जी अब वो रिलीज कर देगा और वापस से कन्वर्ट हो जाएगा उसी में। सो आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का -320 किलो जूल पर मोल। ठीक है, क्लियर। ओके ठीक है। हाँ, एलिमेंट अपोजिट साइन में या कुछ भी जो भी पॉइंट है वो लिख सकते हैं। देखिए इससे पहले क्वेश्चन मैंने कराया, वो क्वेश्चन ये वाला था सल्फर ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन वाला। इस वाले में कुछ लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ है, ये ऑक्सीजन से ये फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन के नीचे हम गए सल्फर पे, जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ऑक्सीजन से नीचे हम सल्फर पे गए। तो सबने ये थर्ड पीरियड वाला वैसे कंसीडर करके लिख लिया था। तो आगे आप नोट डाल के लिखना चाहें तो लिख लीजिए, हालांकि आपको टेबल आप देख लीजिएगा, टेबल में भी दे रखा है, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है और रटने वाले पॉइंट है सीधा सीधा। जैसे मैं बात करूं फॉर ऑक्सीजन फैमिली, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी के रिस्पेक्ट में बस मैं बता रहा हूँ फॉर ऑक्सीजन फैमिली, अगर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का आप ऑर्डर देखो वैल्यूज के साथ, तो जो आपको देखने को मिलेगा वो सल्फर का बड़ा होता है ऑक्सीजन से, है ना। ये तो एक्सेप्शन का केस होता है, लेकिन ऑक्सीजन उसके बाद सेलेनियम टेलेरियम पोलोनियम का क्या ऑर्डर आएगा। तो उस केस में आप देखो टेबल आप देखो जो कल मैंने शेयर की थी, टेबल है या मैं अभी फिर से शेयर करूं। ओके करता हूं, शेयर करता हूं। देखिए ये टेबल चाहे आप लोग बना ही लीजिएगा, लेकिन वैल्यूज याद नहीं करनी है। नोटबुक में अगर बनाना हो तो ये बना लीजिएगा आप लोग। मैं ये आपको समझा रहा हूं कि ऑक्सीजन से सल्फर बड़ा हुआ, यहाँ पे डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, लेकिन आगे सेलेनियम टेरेनियम पोलोनियम के साथ क्या आएगा। तो ऑक्सीजन इन पांचों में सबसे कम होता है, -41, देखिए -141 लिखा है, दिख रहा है सबको। सल्फर के लिए -200 है, सेलेनियम -195, टेल्यूरियम -190, पोलोनियम -183। सो ऑक्सीजन के लिए सबसे कम आएगी इस ग्रुप में। और इस ग्रुप का ऑक्सीजन फैमिली का जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो कौन सी है, सल्फर की -200। वो फ्लोरीन से भी कम है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इन सब के एलिमेंट से सबसे कम है। मतलब चाहे मैं किसी के साथ कंपेयर कर लूं तो हेलोजन का कोई भी एलिमेंट होगा, मतलब हेलोजन में जो मिनिमम है वो कौन है, एस्टेटाइन 80, उससे भी कम है सल्फर जो कि मैक्सिमम है किसका, ऑक्सीजन फैमिली का। सो हेलोजेंस में इनके कंपैरिजन में हमेशा बड़ा ही आएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं जो आप वैल्यूज देख के आइडिया लगा सकते हैं, हालांकि ये सीधा सीधा रटने वाले पॉइंट है। सो उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाए। तो मैं ये पॉइंट लिखवा दे रहा हूं, लिख लीजिए।
सो ऑक्सीजन फैमिली के लिए जो ऑर्डर आएगा दैट विल बी सल्फर, देन सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम एंड देन ऑक्सीजन। ये इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का ऑर्डर। अब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी आपको ऑक्सीजन फैमिली एंड हेलोजेंस में देखने को मिलती है, इसलिए जनरली क्वेश्चन भी इन्हीं से पूछे जाते हैं। एंड सेकेंड, सेकेंड भी लिख लीजिए फॉर हेलोजन रुकिए इसको रफ करता हूं मैं, जो लाइन लिख रहा हूं वो नोट करो। मिनिमम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी फॉर halogen family is greater than maximum electron gain enthalpy for oxygen family। ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए। जहां पे मैं नोट आपको लिखवाता हूँ, नोट डाल के कहीं क्वेश्चन करते टाइम या कुछ भी, उसको आप हेडलाइन ऐसे मार्क करके रखिए, किसी दूसरे कलर के पेन से मार्क कर लीजिए या कुछ कर लीजिए, ठीक है। कभी हम क्वेश्चन करते टाइम कोई नई चीज पढ़ते हैं तो वहां पे नोट करके लिख लेते हैं, सो नोट करके वो पॉइंट जो होता है उसको हाईलाइट करके रखिएगा। सो ये लिखा हुआ है फॉर ऑक्सीजन फैमिली सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन सबसे कम होगा अगर केवल सल्फर फैमिली की बात कर, ऑक्सीजन फैमिली की बात कर रहा है। और ये जो नेक्स्ट लाइन लिखा है वो लिखा है मिनिमम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी फॉर हेलोजन फैमिली, मतलब हेलोजन फैमिली के जितने भी मेंबर हैं उनमें जिसकी सबसे कम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी बड़ी होगी। किससे बड़ी होगी? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी फॉर ऑक्सीजन फैमिली। सो ऑक्सीजन फैमिली में जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम कौन है ऑक्सीजन फैमिली में? सल्फर। सो सल्फर मैक्सिमम है, ऊपर ही लिखा हुआ है। और हेलोजेंस में मैक्सिमम कौन है? क्लोरीन है ना। और वो तो पूरे पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगी क्लोरीन की। बट मिनिमम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी जो हेलोजन फैमिली की होगी वो बड़ी होगी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी फॉर ऑक्सीजन फैमिली। तो अगर हेलोजेंस आए तो वो अपने आप बड़े हो जाएंगे किसके केस में? ऑक्सीजन फैमिली के कंपैरिजन में, ऑक्सीजन फैमिली के कंपैरिजन में। तो जो क्वेश्चन था जिसमें कुछ लोगों ने सबने ऑर्डर गलत लिखा था, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी का, वो अब आपको समझ में आ जाएगा कि आपने क्या गलती की थी। समझा? नोटेड है ये? ओके, नोटेड। चलिए लास्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। फिर कल आज का होमवर्क रहेगा, पहले बता दे रहा हूँ, क्लास खत्म होने पे मुझे नहीं याद रहा तो फिर आप बोलोगे कि कुछ होमवर्क नहीं था, तो अभी बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए सब लोग। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी वाली एक्सरसाइज होगी वो होमवर्क है, वो सबको पूरी फिनिश करनी है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको बताना है among the following which of the following is least stable anion। among the following which of the following is least stable anion? which of the following is least stable anion? which of the following is least stable anion? माइनस लिखा हुआ है ये ऊपर सबके। which of the following is least stable anion? C minus, S minus, F minus, Be minus।
डी। सो ये एक और एप्लीकेशन इससे रिलेटेड जो आता है क्वेश्चन, वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से, वो ये हो जाएगा करेक्ट। सो आंसर हो जाएगा हमारा बी माइनस, क्योंकि बी का ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2। हमने ये पढ़ा है कि ये पहले से भरा होता है, सबशेल एस सबशेल फील्ड है, इलेक्ट्रॉन लेना एक्सेप्ट नहीं करता। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमने पढ़ी थी इसकी अप्रोक्सीमेटली 0 होती है। सो इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो आप इसकी स्टेबिलिटी को कम कर रहे हैं। तो ये पहले स्टेबल है और बाद में आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके इसको 2s2 2p1 बना रहे हैं, जब ये Be माइनस बन जाएगा। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूं पहले वाले केस में, तो पहला वाला जो केस है उस केस में ज्यादा स्टेबल है, तो मैं बोल सकता हूँ फर्स्ट वाला मोर स्टेबल, जो 1s2 2s2 है, एंड जब Be माइनस बन गया तो वो लेस स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि आपने उसकी स्टेबिलिटी खत्म कर दी। ठीक है। सो मोर स्टेबल ये क्लियर है। बेरिलियम ज्यादा स्टेबल है, तो Be माइनस जो बन रहा है वो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी नहीं दिखाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की जो वैल्यू आती है वो इनकी पॉजिटिव आती है, इसलिए ये लीस्ट स्टेबल एनायन होगा। जबकि फ्लोरीन इजिली इलेक्ट्रॉन ले लेगा, सल्फर भी ले लेगा, कार्बन भी ले लेगा। ओके क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। नया टॉपिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसमें लिखिए, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड एटम। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में it is a property of a bonded atom, yeah, this is the property of a bonded atom. It is a property of a bonded atom। आगे लिखिए उसमें, it is defined as the capacity, it is defined as the capacity, it is defined as the capacity or tendency of an atom, it is defined as the capacity or tendency of an atom, it is defined as the capacity or tendency of an atom to attract the shared pair of electron, to attract the shared pair of electrons of the covalent bond towards itself, again repeat कर रहा हूं, it is defined as the capacity or tendency of an atom to attract the shared pair of electron of the covalent bond towards itself। नोटेड। नेक्स्ट लाइन में लिख लीजिए, नेक्स्ट लाइन में लिखिए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज अ रिलेटिव वैल्यू, electronegativity is a relative value which only indicate, electronegativity is a relative value which only indicate the tendency of an atom, which only indicate the tendency of an atom to attract
the tendency of an atom to attract shared electron as compared to the other atom which is bonded to it, that's why it doesn't have any unit. हो गया? देखिए अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में समझा देता हूं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हम कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा किस में निकालते हैं हम? कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन शेयर करके जो बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड तो पता ही है सबको ना, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं। अब दो एटम है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन की कुछ शेयरिंग करते हैं, तो इनका कुछ पार्ट ये ओवरलैप करता है, तो उस चीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। रेडियस में भी हमने देखा था कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन। सो ये हमारा कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से, तो अब अगर मैं इसको दो अलग अलग एटम बोलूं, दिस इज ए, दिस इज बी, ध्यान से सुनिए, इसके आगे है ये ए एंड बी, दो डिफरेंट एटम है, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बोल दूं HCl। HCl में क्या होता है, हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है एंड क्लोरीन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये मेरा Cl हो गया, ये मेरा H हो गया, और दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही होता है तो वो एक ही शेयर करेगा। क्लोरीन के पास आउटर मोस्ट में 7 होते, एक शेयर कर दिया, तो बच गए क्लोरीन के पास कितने, 1 2 3 4 5 6। ये केवल आउटर मोस्ट के मैं दिखा रहा हूं, ये 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, टोटल होते हैं 7। एक क्लोरीन ने अपना शेयर किया है और हाइड्रोजन के पास एक ही होता है, उसने अपना एक शेयर किया। तो ये दो इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किए। अब वो क्या रहा है, ये जो दो एटम है जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बना रहे हैं, जैसा हमने ए भी लिया था, सो इन दोनों में से कोई एक एटम इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। तो ये जो इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, मतलब बॉन्डिंग हो रही है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, और इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी है उसी को हम बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कब, जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तब। तो अगर दोनों चीजों में हम डिफरेंस देखें, किसमें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल लें या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल लें, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो भी इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन बाहर शेल में आके ऐड होगा, बट वो एक सिंगल आइसोलेटेड एटम किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो कोई बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आया, ये इलेक्ट्रॉन इस वैलेंस शेल में आना चाहता है, तो ये एटम जो है ये सिंगल एटम है। सो इस सिंगल एटम में इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, तो इस एडेड नया जो इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, इस एडेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो खींचने की टेंडेंसी होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और जितनी तेजी से खींचेगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बट जो इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, बट कौन से इलेक्ट्रॉन, डिफरेंस क्या है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, मतलब दो एटम होंगे, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, और इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो खींचने की टेंडेंसी होगी, वो टर्म हम डिफाइन करते हैं किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। क्लियर हुआ ये? सो एग्जांपल में हम बोल सकते हैं, ये HCl में हमने दो दिखाया, HCl में एक H एक Cl, एक एक इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। सो हाई टेंडेंसी किसकी होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो ज्यादा तेजी से अपनी तरफ खींच लेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और जो नहीं खींच पा रहा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। ये तो पहली डेफिनेशन हो गई कि टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। अब जो सेकंड लाइन हमने लिखी है, सेकंड लाइन हमने ये लिखी है कि
जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या है, रिलेटिव यूनिट है, और इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं आती, इसकी कोई यूनिट नहीं है, और ये रिलेटिव वैल्यू को मेजर करता है। कैसे करता है, जैसे मैं बोलूं कि यहां पे मैंने Cl, ध्यान से सुनिए एग्जांपल्स मैं जो बता रहा हूं, जो मैंने लाइंस लिखवाई हैं अभी, 2 लाइन, एक डेफिनेशन की और उसके बाद उन दोनों को समझा रहा हूं। यहां Cl, यहां Cl। अब इस बार क्लोरीन, जैसे आपको पता है Cl2 मॉलिक्यूल बनता है, तो Cl2 मॉलिक्यूल जो होता है, क्लोरीन गैस जो होती है, उसमें Cl दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, और बाकी दोनों के पास कितने कितने बच जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में बच जाएगा, और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को दोनों काउंट करेंगे तो टोटल इसके पास भी 8 हो जाएगा और दूसरे के पास भी 8 हो जाएगा। सो दोनों को अपना 8 करना है, इसलिए दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। पहले केस में हाइड्रोजन के पास 2 हो गए थे, क्लोरीन के पास 8 हो गए थे। अब ध्यान से सुनो, चलो मुझे बताओ सेकेंड केस में और फर्स्ट केस में, मैं ये मान के चल रहा हूं कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। अभी के लिए मैं फिर टेबल में वैल्यूज पढ़ेंगे, वो सब तो आएगा ही। अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ क्लोरीन की ज्यादा है, तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच ले रहा है। सेकेंड केस में क्या होगा, कौन सा क्लोरीन इन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, कोई भी क्लोरीन नहीं खींच पाएगा, क्योंकि दोनों सेम एटम है, दोनों का सेम एटम है, तो दोनों की टेंडेंसी क्या होगी, इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींचने की सेम टेंडेंसी होगी। तो यहां पे अगर मुझसे पूछा जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन, तो सेकंड केस में मैं बोलूंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई है ही नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की 0 है। जबकि पहले केस में मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलूंगा कि क्लोरीन की ज्यादा है। तो उसको रिप्रेजेंट हम ऐसे करते हैं HCl, ये जाई के साइन के साथ, या हाइड्रोजन से ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसलिए हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक रिलेटिव टर्म है जो डिपेंड करता है कि एटम किसके साथ बॉन्डेड है। यहां पे क्लोरीन सेम एटम के साथ बॉन्डेड है, तो दोनों नहीं खींचेंगे, ना तो ये एटम खींचेगा ना तो ये एटम खींचेगा, कोई नहीं खींच पाएगा। और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मतलब सेकंड केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 0। लेकिन पहले केस में दोनों अलग एटम है, क्लोरीन की पावर ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन को खींच ले रहा है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, तो हम बोलेंगे कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। सो सेकंड केस, पहले केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की है कुछ, लेकिन सेकंड केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की हो गई 0। इसलिए हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती एलिमेंट्स की होती है, वो डिपेंड करती है कि एलिमेंट किस तरीके से बॉन्डेड है और किस एटम के साथ बॉन्डेड है। सो ये एक रिलेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया क्या बताया, समझा ये, ओके। ठीक है, समझ गए। तो अब एक एग्जांपल डाल के HCl वाला नोट कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर कर रहे हैं ये, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी हमारी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके नीचे ये एक लाइन लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Cl इज ग्रेटर देन H। ये अभी हम आगे देखेंगे, Cl की ज्यादा आ रही है, कैसे वैल्यूज कैसे निकाली गई है। ठीक है, तो ये 2 एग्जांपल, ए भी हटा देता हूं मैं, ये ए बी वाला। अब 2 एग्जांपल, एक HCl का और एक Cl का। तो पहले केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कुछ वैल्यू होगी जो कि H से ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। और सेकंड एग्जांपल के केस में दोनों सेम एटम है, कोई नहीं खींचेगा इलेक्ट्रॉन। जब कोई खींच ही नहीं रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगी 0। सो ये एक रिलेटिव वैल्यू होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करेगा कि एटम किस तरीके से बॉन्डेड है एंड किस एटम के साथ बॉन्डेड है। सो पहले केस का ये नीचे एग्जांपल लिखा है, इलेक्ट्रॉन Cl इज ग्रेटर देन H, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl की ज्यादा एज कंपेयर टू H। एंड दूसरे केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Cl मैंने दिखाई है 0। हो गया, चलिए नोटेड, ओके। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ में आ गया सबको।
सिंपल है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, जैसा हमने बाकी पढ़ा था, किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी में। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नॉट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, कुछ वही सेम फैक्टर्स जो हमने पहले पढ़ रखे हैं। जैसे फर्स्ट बात की जाए एटॉमिक साइज की, अब इस बार आपको देखना है कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी कैसे डिपेंड करेगी इन फैक्टर्स पे। तो पहले केस में अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एटॉमिक साइज के, है ना? क्यों होगा? देखिए यहां मैं समझा रहा हूं आपको, ये बनाना नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं। तो पहले केस में मैंने इसको ले लिया x, इसको ले लिया y, और ये है z और z। तो ध्यान से देखिए, एटॉमिक साइज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। कैसे होगा? ये देखो, ये एटम, दो x एंड y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मुझे कंपेयर करनी है, तो मैं इन दोनों को शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी देखना है। अब साथ में जो एडेड एटम है वो है z, वो तो मुझे सेम ही रखना पड़ेगा क्योंकि मुझे कंपैरिजन करना है कि x एंड y में किसकी टेंडेंसी ज्यादा है। तो जो दूसरा एटम होगा शेयर, वो सेम रखा है मैंने z एंड z, तो उसका साइज मैंने उतना ही रखा। यहाँ पे x का साइज छोटा है, y का साइज बड़ा है, तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो y के न्यूक्लियस से दूर होंगे, जबकि यहाँ पे जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे x का साइज छोटा है, तो x के न्यूक्लियस के पास ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा पास होंगे एज कंपेयर टू y। ध्यान से सुनिएगा, x का साइज छोटा है तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन x के न्यूक्लियस के ज्यादा पास है एज कंपेयर टू y। तो x क्या करेगा, इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ पुल करेगा, तो x की हाई टेंडेंसी होगी इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की एज कंपेयर टू y। इसलिए हम बोल रहे हैं कि एटॉमिक साइज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एटम का साइज जितना छोटा होगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के उतना पास होंगे, और जितना पास होंगे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींचने की उतनी ज्यादा टेंडेंसी एटम दिखाएगा, और यही इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो टेंडेंसी है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को, वही होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो साइज छोटा तो हाई टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो एटॉमिक साइज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर हुआ ये फर्स्ट पॉइंट? क्लियर हुआ ये? ठीक है, तो इसमें आगे लिख लीजिए फिर, ये रिलेशन नोट करके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। उसमें आगे लिख लीजिए, एज द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, as the atomic radius decreases, as the atomic radius decreases, as the atomic radius decreases, the tendency to, comma, the tendency to attract the shared electron, the tendency to attract shared electron increases, the tendency to shared electron increases, hence electronegativity increases, hence electronegativity increases. The tendency to attract shared electron increases, hence electronegativity increases. योगेश्वरी तुमको नहीं समझा? देखिए यहां पे मैं फिर से समझा रहा हूं, लिख लिया सबने? सिंपल सा लॉजिक है, साइज छोटा, जो मैंने एग्जांपल बनाया उसको देखो,
साइज यहाँ पे मैंने x का छोटा रखा है, x एंड y में कंपैरिजन कर रहे हैं किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी। तो मैं बोल रहा हूँ x की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है क्योंकि x का साइज छोटा है। x का साइज छोटा है तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो शेयर ओवरलैपिंग वाला पार्ट है जहां पे इलेक्ट्रॉन होंगे शेयर्ड, वो x के न्यूक्लियस के ज्यादा पास होंगे। जबकि y में हम देखें तो y के न्यूक्लियस से दूर होंगे क्योंकि y का साइज बड़ा है। सो x के न्यूक्लियस के ज्यादा पास से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वो उन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा x। तो यहाँ पे x की हाई टेंडेंसी होगी इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, इसलिए x की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू y, क्योंकि y में कम टेंडेंसी इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। ठीक है, क्लियर? ओके ठीक है, हाँ टाइम अभी खत्म ही हो गया है। ठीक है, बाकी फैक्टर्स जो है वो अब हम कल पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। और आज का होमवर्क है एक्सरसाइज 5 या 6, 5 तक तो हो ही गया था, 6 जो होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाली वो सब लोग करके आएंगे। ओके, फिर कल इसके आगे हम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बाकी फैक्टर्स पढ़ेंगे। ओके बाय।